का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी, ऑल पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस एंड ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है। मेरा इन सेक्शन को बनाने के पीछे मोटिव क्या है, मैं इसमें ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उन सबको कवर इसमें किया है। इसमें मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से पिक किया है। मेरा खुद इस सेक्टर में 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई है। ठीक है, आपको इन कंटेंट के ऊपर 150% रिलाय रहना है। ओके, एनसीईआरटी से हर एक पेपर में आजकल क्वेश्चन आते हैं, 80-90% तक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपका एनसीईआरटी मजबूत होगा तो आप अपनी जगह पक्की कर लोगे हर एग्ज़ाम में। ठीक है, इन सेशन को बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाना है और आंसर का क्वेश्चन भी बना के सीखना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही होगा लेकिन उसकी जो सेंस होगी वो बदल दी जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने नियर बाई फ्रेंड्स के अंदर आप सर्कुलेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 52 है और टॉपिक है भारत की भाषाई विविधता। क्वेश्चन 8001 क्वेश्चन तक पहुंच गए। क्वेश्चन है, भारत की भाषाई विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए। इसका उत्तर है 2001 की जनगणना के अनुसार 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्जा मिला है। तो भारत की भाषाई विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में, कौन सी मातृभाषा के रूप में दर्जा मिला है। यहाँ पे एग्जामिनर जो है 2001 की जगह 2011 डाल देगा, 1500 की जगह 2000 डाल देगा और मातृभाषा की जगह राजभाषा डाल देगा, राष्ट्रभाषा डाल देगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ना जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? इसका उत्तर है 22 भाषाओं को। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की, किसकी, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं के, तो सबको पता होगा। आलोचना भाषा के हिसाब से दुनिया में संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है इंडिया, हमारा भारत। भाषा के हिसाब से दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। अगला प्रश्न है, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है 0.20% लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी थी पहले के टाइम में। ओके, और 22 भाषा अनुसूचित भाषाएं प्रेजेंट टाइम में, बाकी गैर अनुसूचित भाषाएं। ठीक है, भाषा से संबंधित भी बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाषा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 0.20% लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी थी। कैसी भाषा थी? मातृभाषा 0.20% लोगों की थी। प्रेजेंट में जो 22 भाषा अनुसूचित भाषाएं हैं। ओके, और बाकी क्या, कौन सी है? गैर अनुसूचित भाषाएं। तो अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र गुहा कौन थे? इसका उत्तर रामचंद्र गुहा इतिहासकार थे। आपको ये क्वेश्चन इररेलेवेंट लगेगा लेकिन मैंने इसी से जुड़ा क्वेश्चन मैंने कई बार फेस किया है। ठीक है, उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया था कि वो हिस्टोरियन थे, ज्योग्राफर थे, मतलब इतिहासकार थे, भूगोलवेता थे, या इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, हम ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि रामचंद्र गुहा कौन थे? रामचंद्र गुहा इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? तो इसका उत्तर है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट भारत में नवंबर 1956 में लागू हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट भारत में नवंबर 1956 में लागू हुई थी। ठीक है, याद रखना है। इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग कोई और आयोग है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस आयोग में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1956 में, नवंबर 1956 में। नवंबर की जगह वो अक्टूबर कर देगा। ठीक है, जो स्टेट के एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे करते हैं, नवंबर की जगह अक्टूबर, 1956 की जगह 1966 कर देगा। ठीक है, यूपीएससी भी ऐसे ही करता है और अदर स्टेट पीसीएस वाले भी ऐसे करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण से संबंधित तथ्य बताएं। डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित तथ्य।
इसका उत्तर है हमने जाना कि संघीय सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, पर भारत में 2 स्तर की सरकार से शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। तो भारत में विकेंद्रीकरण से संबंधित तथ्य कौन से हैं? जो इसका उत्तर है हमने जाना कि संघीय सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, पर भारत में 2 स्तर की सरकार से शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्ति स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्ति स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, मतलब सत्ता हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सेंटर से स्टेट को और स्थानीय सरकार को। अगला प्रश्न है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कब कदम उठाया गया था? इसका उत्तर है 1992 में कदम उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके तीसरे पक्ष को शक्तिशाली बनाया गया। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कब कदम उठाया गया था? इसका उत्तर है 1992 में कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन करके तीसरे पक्ष को शक्तिशाली बनाया गया। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम कब उठाया गया था? सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नहीं पता है बंदों को। 1992 में उठाया गया था। यहाँ पे संविधान में संशोधन करके तीसरे पक्ष को शक्तिशाली बनाया गया था और एग्जामिनर यहाँ पे पहले पक्ष दूसरे पक्ष डाल देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण के द्वारा किए गए कार्यों के उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है नंबर 1, विकेंद्रीकरण के द्वारा अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है स्वशासन निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीट आरक्षित। तीसरा है 1/3 पद महिलाओं को आरक्षित। अगला है हर राज्य में पंचायत व नगर पालिका के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग। तो विकेंद्रीकरण के द्वारा किए गए कार्यों के उदाहरण कौन से हैं? अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। स्वशासन निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीट आरक्षित की गई और 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। अगला हर राज्य में पंचायत व नगर पालिका के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है गांव में कौन सी सभा पाई जाती है? इसका उत्तर ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कहाँ पे पाई जाती है? गांव में पाई जाती है। अब उसने ग्राम सभा में इंस्पेक्शन की कितनी बैठक होती है? तो उसका उत्तर है ग्राम सभा में गांव में इंस्पेक्शन की 1 वर्ष में 2 से 3 बैठक होती है, ठीक है। ग्राम सभा में इंस्पेक्शन की कितनी बैठकें होती है? ग्राम सभा में गांव में इंस्पेक्शन की 1 वर्ष में 2 से 3 बैठक होती है। अब उसने कई पंचायत को मिलाकर किसका गठन होता है? इसका उत्तर है कई पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत किसे कहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बीडीसी होते हैं चुन के जाते हैं उन्हें कहते हैं बीडीसी, पंचायत समिति सदस्य जिसे कहते हैं वो। इसका मतलब दूसरा नाम है मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत। इसके सदस्यों का चुनाव उसी इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो कई पंचायत को मिलाकर किसका गठन होता है? इसका उत्तर है कई पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उसी इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है जिला परिषद का गठन कौन करता है? इसका उत्तर है किसी जिले के सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो जिला परिषद का गठन कौन करता है? किसी जिले के सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अगला प्रश्न है शहरों में किसका वर्चस्व होता है? इसका उत्तर है शहरों में नगर पालिकाओं का प्रभाव होता है। तो शहरों में किसका वर्चस्व होता है या प्रभाव होता है? तो शहरों में नगर पालिकाओं का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है बड़े शहरों में किन का वर्चस्व पाया जाता है? तो बड़े शहरों में नगर निगम पाया जाता है। तो नगर निगम बड़े शहरों में और नगर पालिका छोटे शहरों के लिए होता है। शहरों के लिए यहाँ पे देखो, शहरों के लिए नगर पालिका और बड़े शहरों के लिए नगर निगम। अगला प्रश्न है नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीति के प्रधान होते हैं।
तो नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक के प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है, नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं। अगला टॉपिक है, लोकतंत्र और विविधता। क्वेश्चन है, अफ्रो अमेरिकी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अफ्रो अमेरिकी ऐसे अमेरिकी से अमेरिका आए गुलाम व स्टार विस्तारक थे जो 19वीं शताब्दी तक थे। अफ्रो अमेरिकी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अफ्रो अमेरिकी ऐसे अफ्रीकी से अमेरिका आए गुलाम व स्टार विस्तारक थे, 19वीं शताब्दी तक आए थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? इसका उत्तर है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1968 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? अफ्रो अमेरिका के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव को मिटाना। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुए? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1968 में हुए। इसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिका के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव को मिटाना। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिकी आंदोलन के समय प्रमुख नेता कौन थे? इसका उत्तर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रमुख अहिंसक नेता के रूप में लड़े। ठीक है, अमेरिकी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। कई बार क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट डाल देते हैं, लेकिन वो जूनियर की जगह सीनियर डाल देंगे। आपको पता होगा कि अमेरिकी आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग थे। आप जूनियर की जगह सीनियर को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि आप इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बार हो सके रिवीजन करिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। जो नीडी लोग हैं स्पेशली उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, सो ऊपर वाले से ही ब्लेसिंग्स करता हूं कि आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस हो। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।